इसको लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति रहती है। तो इसलिए पिछले दिनों हम लोग जब यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, हम लोगों ने निर्णय लिया कि सबसे आवश्यक जो आम आदमी पार्टी के लिए अभी कार्यक्रम होना चाहिए, वो कार्यक्रम होना चाहिए कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने बरेली से की। बरेली में रुहेलखंड के 4-5 जिलों का शिविर हुआ। उसके बाद वाराणसी में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर हुआ और दोनों प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों पर एक गहरी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। एक विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई। उस पर उन्होंने सवाल पूछा। उनके भी दिमाग में जो मंथन चल रहा था कई मुद्दों को लेकर, उसका समाधान करने में काफी हद तक कामयाबी मिली। तो ये जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, इस 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य है आम आदमी पार्टी के लिए 20 कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और वो 20 कार्यकर्ता आप बनने जा रहे हो। इसलिए यहां पर एक एक मुद्दों पर जो मन में आपके प्रश्न हो वो भी पूछिएगा, लेकिन जो बातें सामने आए उसमें अगर आपको कुछ चीजें जरूरी लगे तो उसको लिख लीजिएगा। कोई बात आपको इलियास आजमी साहब की, हमारी या जो भी और साथी अपनी बात रखेंगे उनकी बात जरूरी लगे तो उसको लिख लीजिएगा जरूर। हम लोग भी बैठ के लिखते रहते हैं। बजट में बनारस में सत्र हो रहा था, राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं थी। कल देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, उसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे जो विषय है जिसमें मुझे अपनी बात रखनी है कि आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका और उनके सामने की चुनौती। देखिए, किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, कोई भी दुनिया की संस्था और संगठन तो दूर की बात है, परिवार की भी बात अगर कर ले तो कोई भी परिवार बगैर सामूहिक सहयोग और प्रयास के नहीं चल सकता। अगर एक 10 आदमी का परिवार है और उसमें 2 भाई हैं, तो उन 2 भाइयों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, तभी परिवार चल सकता है। एक मुखिया होना चाहिए जिसके निर्देश का सारे पालन करे, तभी परिवार चल सकता है। और जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिवार मजबूत होता है, और अगर सामंजस्य की कमी होती है तो परिवार धीरे धीरे बिखर जाता है, टूट जाता है। अभी आम आदमी पार्टी के इतिहास को हमको याद करना पड़ेगा और उसको समझने की जरूरत है। पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था। पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि हर आदमी अपने अपने जगह पर जूझ रहा था। कभी कोई थाने में जाता था, उसको गालियां पड़ती थी, रिश्वत देनी पड़ती थी, उससे परेशान था। कभी कोई तहसील में जाता था, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचता था, उसमें रिश्वत मांगी जाती थी, उससे परेशान था। कभी कोई विधवा और विकलांग का पेंशन बनवाने जाता था, उससे रिश्वत मांगी जाती थी, उससे परेशान था। हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान नौकरियों के लिए दर की ठोकरें खा रहा था, बेरोजगारी की मार झेल रहा था, उससे परेशान था। और पूरे देश के अंदर 2011 के दौरान इतने बड़े बड़े घोटाले खुल के आए कि हिंदुस्तान के इतिहास में तब इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। देश आजाद हुआ तब से लेकर 2011 तक जो पहला घोटाला सामने आया, वो घोटाला सामने आया CWG का, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला। और घोटाला कितने का था? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। उसके बाद घोटाला सामने आया 2G का घोटाला। घोटाला कितने का था? 1,73,000 करोड़ रुपए का घोटाला। उसके बाद सामने आया घोटाला
4G का घोटाला कितने का था? 1,86,000 करोड़ रुपए का। ऐसा लगा देश में भ्रष्टाचार को लेकर प्रतियोगिता हो रही है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार। और इस सब के कारण पूरे देश में गुस्सा था, नाराजगी थी, बेचैनी थी कि आखिर ये देश बचेगा कैसे? 2G खा ले रहे हो, कोयला खा ले रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का खेल का पैसा खा ले रहे हो, विकलांगों की बैसाखी का पैसा खा ले रहे हो, 12 साल जमीनों की दलालियां घोटाला करके उसका पैसा खा ले रहे हो। इतना घोटाला चारों तरफ से आया और उसी बीच में उम्मीद की एक रोशनी के रूप में अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ। और मुझे आज भी याद है कि 2 अप्रैल को अरविंद भाई के साथ मैं जंतर मंतर पे था। हम लोग की बहन संतोष कोहली भी साथ में थी, मनीष सिसोदिया भी साथ में थे। अरविंद जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, संजय भाई ये जंतर मंतर पे 5 अप्रैल से अन्ना हजारे जी अनशन करने जा रहे हैं, कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पे? क्या 3,000 लोग आ जाएंगे? मैंने कहा 3,000 लोग आना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग तो छोटे छोटे आंदोलन करते हैं 100-200 लोगों को लेकर, ये 3,000 की संख्या बड़ी मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल ने संतोष कोहली से पूछा, संतोष कितने लोग आ जाएंगे? संतोष ने कहा मेरे तो 500 आ जाएंगे, तेरे कितने आ जाएंगे? तो केजरीवाल ने मासूमियत से जवाब दिया कि मेरे तो 10 आ पाएंगे। तो हमने कहा कि आप प्रयास कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, अन्ना जी आ रहे हैं तो यहाँ पर 3,000 लोग तो कम से कम इकट्ठा हो जाए। तो हम लोगों ने बैठ के हमारे जो संपर्क के लोग थे राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, लोगों को हम लोगों ने फोन किया कि भाई अन्ना जी अनशन करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा। लेकिन 5 अप्रैल को जब अन्ना हजारे का अनशन जंतर मंतर पे शुरू हुआ तो पहले दिन जंतर मंतर पे 20,000 लोग इकट्ठा हुए और अपने आप आकर उन्होंने समर्थन दिया। अनशन का दूसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान की कई राजधानियों में अनशन और आंदोलन शुरू हो गया। अनशन का तीसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान के कई शहरों में अनशन और आंदोलन शुरू हो गया। और जब चौथा और 5वां दिन अनशन का हुआ तो ऐसा लगा कि पूरा मुल्क भ्रष्टाचार से करा रहा है, करोड़ों लोग सबको सुन रहा है। उसमें नौजवान भी थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें महिलाएं भी थी और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हाथ में मोमबत्ती लेके अन्ना हजारे जिंदाबाद, जन लोकपाल कानून लाना होगा, भ्रष्टाचार भगाओ, ये नारा लगाते। इंडिया गेट पे तो मानो पूरा देश उमड़ पड़ा और इतनी भारी संख्या में लोग जुटे। और 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो अन्ना जी का अनशन चला तो उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ज्वाइंट कमेटी बनाई गई किसी कानून को बनाने के लिए, जिसमें 5 सदस्य सिविल सोसाइटी के थे और 5 सदस्य सरकार के थे। हमें लगा हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। और 3 महीने में 13 बार मीटिंग हुई जन लोकपाल कानून बनाने के लिए। मैं आपको आपका इतिहास बताना चाहता हूं, थोड़ा सा दिलाना चाहता हूं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी किसके दम पर बनी? वो ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे तैयार हुई? वो ड्राफ्टिंग कमेटी अकेले अन्ना हजारे जी के अनशन की बदौलत तैयार नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के आंदोलन की बदौलत तैयार नहीं हुई, बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोग जो सालों में आंदोलन के लिए उतरे, उनकी ताकत की बदौलत तैयार थी। इसलिए आप अपनी ताकत को याद रखिएगा। लेकिन 3 महीने तक कमेटी की मीटिंग हुई, 13 बार मीटिंग हुई, नतीजा निकला 0। कपिल सिब्बल साहब ने कहा हम बाहरी लोगों के कहने पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। जन लोकपाल कानून, क्या है उस कानून में? कौन सी ऐसी बात लिखी है भाई जो नहीं बना रहा है कोई? क्या लिखा है उसमें? उसमें यही लिखा है कि हम थाने में जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, अस्पताल में जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है,
नौकरी के लिए जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, विधवा विकलांग का पेंशन बनवाने जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, बच्चा पैदा हो जाए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, और बाप की मौत हो जाए मरने का भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी रिश्वत देनी। तो कानून में यही लिखा है कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक और मोहल्ला से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कहीं भी कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचारी को उठा के पकड़ के जेल के अंदर डाला जाए, उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं। अभी कानून मांगना कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई गलती है क्या? और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों के बारे में लोग, ये भाजपाई कांग्रेसी, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल के पास कोई काम नहीं है, खाली दिन रात भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करता है। ये आप पार्टी वाले जो टोपी लगा के कार्यकर्ता है, इनके पास कोई काम नहीं है, ये खाली टोपी लगा के भ्रष्टाचार 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 करते हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सड़कें ठीक से नहीं बनती, इसके पीछे कारण क्या है? आवाज नहीं आ रही। 2G का घोटाला हुआ कारण क्या है? CWD हुआ कारण क्या है? सब्जियां महंगी हो जाती है कारण क्या है? दूध महंगा हो जाता है कारण क्या है? खाने में FIR नहीं होती कारण क्या है? विकलांगों विधवाओं की पेंशन नहीं बनती कारण क्या है? नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती कारण क्या है? 1000 समस्याएं अगर उठा के देख लीजिए, पीने का साफ पानी नहीं मिलता कारण क्या है? बिजली महंगी हो गई कारण क्या है कि नहीं? 1000 समस्याएं अगर आप उठा के देख लीजिए तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। इसलिए आम आदमी पार्टी रावण के नाभि में तीर मारना चाहती है, भ्रष्टाचार मिलेगा तो सारी समस्याओं। गलत तो नहीं कर रहे? बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मिड डे मील मिल रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सबके पीछे एक कारण है। तो हमने ये महसूस किया कि इस देश में सभी समस्याओं की जड़ में अगर कोई बात है तो बात है भ्रष्टाचार। और यह एक ऐसी बीमारी है कि कश्मीर में चले जाइए तब भी वही बीमारी है, कन्याकुमारी में चले जाइए तब भी वही बीमारी है, उत्तर प्रदेश में आ जाइए तब भी वही बीमारी है, बिहार में चले जाइए तब भी वही बीमारी है, हरियाणा पंजाब में चले जाइए तब भी वही बीमारी है। पूरा हिंदुस्तान घूम के चले आइए, हर जगह आपको एक बीमारी समान रूप से व्याप्त मिलेगी, जिस बीमारी का नाम है भ्रष्टाचार, है कि नहीं है? तो हम उसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जन लोकपाल कानून बना दो, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा हम इन बाहरी लोगों के कहने पर कानून नहीं बनाए, यानी मुल्क के लोग बाहरी लोग हो गए सिर्फ इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून मांग रहे थे। अब हमें सोचना चाहिए कि कपिल सिब्बल साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सही है क्या? हम वास्तव में बाहरी लोग हैं क्या? क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हमको बाहरी कह सकते हैं क्या? एक जमाना था जब कह सकते थे, जब इस देश में राजाओं का राज होता था तो राजा कहां से पैदा होता था? रानी के पेट। और लोकतंत्र में कहां से पैदा होता है सेवक? मतपेटी से। जब देश गुलाम था, जब राजधानी थी, तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया तो यहाँ पर सेवक पैदा होता है, मतपेटी से पैदा होता है, किसी रानी के पेट से पैदा नहीं। एक बात है कि गलत बात? और दूसरी बात यह कि जब इस देश का संविधान लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, तो उन्होंने लिखा, लोग उनसे कह रहे थे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनका वोट कम कर दो। लोग उनसे कह रहे थे सिर्फ अधिकार पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए वोट देने का। लेकिन बड़े दूरदृष्टा थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो समझते थे क्या राजनीति है इसके पीछे। उनका नहीं, इस मुल्क के हर आदमी को वोट का अधिकार दिया जाएगा, और यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आम आदमी पार्टी के साथियों, इस
गहन चिंतन करना और अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लिखा गया और आपको वोट की ताकत दी गई, यही अधिकार सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी ताकत आपको लोकतंत्र के अंदर दी। वरना तो आप क्या कर जाते। अभी तो भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था में बुरी हालत है, लेकिन शायद ये वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको चौराहे पे कत्ल करा देते। आज भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है, शायद इस प्रकार की घटनाएं और खुलेआम होती। लेकिन ये वोट की ताकत जब मिली तो उस वोट की ताकत देने में एक बात में हमारे संविधान के अंदर लिखा गया कि देश के राष्ट्रपति के वोट की ताकत होगी एक, प्रधानमंत्री के वोट की ताकत होगी एक, गृह मंत्री के वोट की ताकत होगी एक, सांसद के वोट की ताकत होगी एक, विधायक के वोट की ताकत होगी एक, और लखनऊ में रहने वाले गरीब किसान और रेहड़ी पटरी वाले की भी वोट की ताकत होगी एक। तो वोट नहीं गिना जाएगा। तो वोट के मामले में हम लोग समान हो गए। फिर व्यवस्था क्या लिखी गई? हमारे संविधान के अंदर लिखा गया कि वी आर इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, हम जन भागीदारी वाले लोकतंत्र में हैं। हम किसमें हैं? जन भागीदारी वाले लोकतंत्र में। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? जन भागीदारी वाले लोकतंत्र में है। किसमें? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की भागीदारी। लोक माने और तंत्र माने सिस्टम, व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र जिसमें लोग की भागीदारी हो। ये लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा गया कि जन भागीदारी वाला लोकतंत्र होगा। अब आइए साहब, आपकी भागीदारी क्या है 5 साल में? आप 5 साल में एक बार लाइन लगा के सुबह उठ के 7 बजे नहा के बगैर नाश्ता किए पहुंच के वोट दे देते हैं और कहते हैं आपकी बात क्या कहते हैं मोदी सरकार। और उसके बाद जब वो काम बढ़ाता है तो कहते हैं तो बड़ा बेईमान निकला, ये तो बड़ा भ्रष्टाचार निकला, इसको तो होना ही नहीं चाहिए, इसको तो विधायक नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे बन गया? ऐसा कि नहीं कहते? 5 साल में एक बार आपका वोट छाप दिया जाता है और जैसे ही आप वोट देते हैं उसके बाद ये नेता लोग हमारे राजा हो जाते हैं, प्रधान सेवक नहीं रह जाते। जब से प्रधान सेवक हो गए हिंदुस्तान से। कल क्या खुलासा किया प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से? लाल किले से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, लेकिन हमारा फैशन डिजाइनर सिर्फ 20 करोड़ रुपए में। ऐसे प्रधान सेवक है भैया। इस देश की बेटियों की हमें चिंता है, लेकिन बजट में उनके लिए हम रखेंगे मात्र 150 करोड़ रुपए और अपने प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए रखेंगे 400 करोड़ रुपए। हमारी देश की महिलाओं की प्रतिदिन सुरक्षा में सरकार का खर्चा है 15 पैसे मात्र। प्रधानमंत्री जी लाल किले से क्या कहते हैं? हम प्रधान सेवक हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और इन्हीं भाषणों के चक्कर में हम पिछले 67-68 सालों से गुमराह होते आ रहे। पूरा टीवी चैनल, पूरा मीडिया, पूरा तंत्र एकदम लग जाता है हमको प्रभावित करने में। साहब मोदी साहब ने तो ये कह दिया, मोदी साहब ने तो ये कह दिया। कह रहे साहब आदर्श गांव बनाएंगे, लेकिन ग्रामीण विकास में उन्होंने पिछले साल बजट था 40,000 करोड़ रुपए का, इस बार बजट रखा है मात्र 8,000 करोड़ रुपए। और कह रहे हमें आदर्श गांव बनाना, और कह रहे सांसद लोग 2-2 आदर्श गांव बनाए, और वो 2-2 आदर्श गांव बना के 10 साल में कितने गांव बनेंगे देश के? 6500 गांव, करीब करीब 6,500 गांव। यानी 10 साल में आदर्श गांव मोदी जी बनाएंगे 6 लाख में से मात्र 6,500 गांव। और लोग और पूरी मीडिया और पूरे देश की जनता कह रहे हैं मोदी साहब ने बहुत बड़ी बात की, उछल जाओ सब लोग, कूद जाओ बिल्कुल जहां। इस साजिश को, इस राजनीति को समझना पड़ेगा।
अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो आप अपनी ताकत को समझिए। लोकतंत्र में लोग की क्या ताकत, क्योंकि जब तक हमें आम आदमी की ताकत ही नहीं मालूम होगी तो हम आम आदमी के लिए लड़ेंगे कैसे। तो पहली बात तो यह हो गई कि आप लाइन लगा के वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, यानी इस देश में जो सरकारों का गठन होता है वो सरकारों का गठन किससे होता है? आपके वोट से। किससे होता है? और जब सरकार बन जाती है तो मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं? हमारे खजाने में पैसा नहीं है। मोदी साहब क्या कहते हैं? कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी। तो इस देश की जनता क्या कहती है? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। 121 करोड़ लोग, लीजिए हमसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, 25 पैसे की मार्जिन भी खरीदते हैं। हम सरकार के खजाने में टैक्स देने का काम करते हैं। हम सरकार के खजाने को अपने नोट से भरने का। अब दूसरी बात क्या हो गई? वोट भी हमारा और बड़ी अजीब बात है भाई। वोट भी हमारा ले लिए, नोट भी हमारा ले लिए, सरकार भी बना लिए, और इतना ही नहीं किया हमने जब उनको विधायक और सांसद बनाया तो हमने कहा सांसद जी हमारे रहते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। हमने एसी फर्स्ट क्लास में 2 लोगों को मुफ्त चलने का आपको टिकट दिया, मुफ्त पानी दिया 30,000 लीटर रोज, टेलीफोन सुनने के लिए मुफ्त दिया, दिल्ली में अच्छा कमरा दिया, फ्लैट दिया, लखनऊ में बंगला दिया। और जब मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा हुई तो हमने कहा जितनी गाड़ी लगाना हो लगा लो। मायावती जी ने कहा हम 26 लगाएंगे, लगा लो भैया 26 गाड़ी उनके आगे पीछे सुरक्षा में ठहरती थी। तो हमने अपने सांसदों को ख्याल रखा। हमने कहा सांसद जी आपको हम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह भी रखेंगे। तो हम तो आपका इतना ख्याल रखते हैं, हम वोट देते तो आप सांसद बनते हैं, हम नोट देते हैं तो सरकारी खजाना भरा जाता है, और पिछले 68 सालों में आप सिर्फ इस देश की जनता को चोट देते हैं। हमारा वोट, हमारा नोट और हम ही का, यही तो आम आदमी की हालत है इस देश में। गलत तो नहीं कह रहा, झूठ बोलूंगा तो रोक दीजिए ना बीच में, संजय जी आप गलत बात कह रहे हैं, हमको तो आगे मोदी जी ने हमारा काम किया, आप कह रहे हैं हमारा काम ही नहीं किया। तो इस देश के अंदर आम आदमी का वोट लिया जाता है, आम आदमी का नोट लिया जाता है, और जब सरकार बन जाती है तो कहते हैं हम तोहफा देंगे, लैपटॉप तोहफा में देंगे। कहते हैं नहीं कहते? अपने बच्चे के बर्थडे में बुलाइए हमको कि संजय सिंह जी आप हमारे बच्चे के बर्थडे में आइए, तो हम आपसे कहेंगे हमको आपके बच्चे के लिए तोहफा लाना है, 100 रुपया पहले भेजो। गलत तो नहीं कर रहे? तो हमारे ही पैसे से हमको तोहफा दिया जाता है। यानी गरीबों हम तुमको अनाज दे रहे हैं, चिंता मत करना, फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, 70 करोड़ लोगों को उसमें हम कवर करेंगे। यानी सरकार आधिकारिक रूप से मानती है कि इस देश में 70 करोड़ आदमी भूखा है, उसको आज खाद्य सुरक्षा देने की जरूरत है। ये तो सरकार कह रही है ना, हम तो नहीं कर रहे। तो आम आदमी की हालत 68 सालों में क्या हो गई? 68 सालों में इस देश के आम आदमी की हालत ये हो गई है साथियों, इस देश में अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 84 करोड़ लोग आज भी 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। देश के 84 करोड़ लोग आज भी 20 रुपए से कम पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। यह अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट क्या है चौंकाने वाली? वो रिपोर्ट ये है कि देश के 100 लोगों के पास, उद्योगपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास कितने की संपत्ति है? 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। विषमता कारण सोचिए, इस देश में 80 करोड़ लोगों के पास, 84 करोड़ लोगों के पास 20 रुपए से भी कम रोज की आमदनी है, और इस देश के 100 लोगों के पास 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें अंबानी भी शामिल है, जिसमें टाटा भी शामिल
शामिल है, जिसमें बिरला भी शामिल है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति शामिल है, अडानी भी शामिल है। इस देश के हिस्से उड़ीसा में 19 लोग वो अनाज खा के मर जाते हैं जो अनाज सुअर खाता है। इस देश की आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। इस देश में बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराने के लिए माताएं अपना गहना गिरवी रखती हैं। इस देश के अंदर बिजली के लिए लोगों को अपने घर का सामान गिरवी रखना पड़ता है, तब उसका दाम चुका पाते हैं। आज हालत महंगाई की ये हो गई कि सब्जी के दाम महंगे, दूध के दाम महंगे, मुफ्त की चाय पिलाई, चीनी का भी दाम महंगा कर दिया, रेल का किराया महंगा कर दिया, माल का भाड़ा महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। उसके बाद जब लोगों ने कहा भाई बहुत महंगाई हो रही है, बोले चिंता मत करना, महंगाई तो सिर्फ गरीबों के लिए है। ये टमाटर जो है ये कौन खाता है? लाल गाल वाले अमीर लोग खाते हैं। ये भाजपाई कह रहे हैं। अब आप सोचिए, इस देश की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाजपाइयों, इतने अहंकार में मत रहो। हमारे तो गांव में कहावत है कि भैया टमाटर की चटनी और रोटी खाए कि दोनों तरीके अपन जिंदगी बिताए। आ जाता कि नहीं करता? तुम टमाटर की चटनी भी हमसे छीनना चाहते हो? कह रहे हो नहीं नहीं, टमाटर गरीब आदमी नहीं खा सकता, सिर्फ अमीर लोग खाते हैं टमाटर। इनकी मानसिकता है। तो आज इस देश में अमीरी और गरीबी की एक लंबी खाई पड़ गई और इसके पीछे दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है हमारी आर्थिक नीतियां। हमने ऐसी ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई पिछले कुछ सालों में कि तमाम विदेशी कंपनियों को हमने हिंदुस्तान में बुला लिया और जो हमारा रोजगार था वो रोजगार समाप्त होता गया, खत्म। ये भी एक बड़ी चुनौती, उस पर हम आगे आएंगे, विस्तार से उसकी बात करेंगे। तो मैं फिर लोकतंत्र की बात पे दोबारा आता हूं कि लोकतंत्र में आम आदमी का वोट, आम आदमी का नोट और आम आदमी को चोर की व्यवस्था पिछले 68 सालों से चल रही है कि नहीं चल रही? और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री कैसे बन रहे हैं आज की तारीख में, ये बताने की जरूरत है। 200 से ज्यादा एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपराधिक इतिहास के 170 या 190 के करीब सांसद हो गए हैं, 190 के करीब सांसद हो गए हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं पार्लियामेंट में। उसमें 113 के करीब पे जीनियस क्राइम का मुकदमा चल रहा है। ये डिटेल है, ये आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये सारा कुछ जो गड़बड़ हो रहा है इसके लिए क्या सिर्फ नेता लोग जिम्मेदार? क्या सिर्फ नेता लोग जिम्मेदार है? क्योंकि लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें अधिकार दे दिया कि वोट भी तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी जनभागीदारी रहेगी। लेकिन ये हमारे ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार और अन्याय और भ्रष्टाचार और लूट कर रहे हैं, इसके लिए अकेले नेता ही लोग जिम्मेदार हैं कि हम भी जिम्मेदार? हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्योंकि पिछले 68 सालों में हमने कभी बिजली के नाम पर वोट नहीं दिया, पानी के नाम पर वोट नहीं दिया, चिकित्सा के नाम पर वोट नहीं दिया, शिक्षा के नाम पर वोट नहीं दिया, बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं दिया, टूटी सड़कों के नाम पर वोट नहीं दिया, खाने की दलाली के खिलाफ वोट नहीं दिया, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट नहीं दिया। हमने वोट किस बात पे दिया? ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये दलित है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान। ठीक है कि नहीं? तो अंग्रेजों ने हमारी कौन सी कमी पहचानी थी? क्या कहा था? चंद्र अंग्रेजी थे ना, कुछ हजार सिपाही आए थे ना उनके ऊपर, अंग्रेजों के, और करोड़ों हिंदुस्तानियों के ऊपर राज कैसे करते थे? क्या उन्होंने कहा था? बांटो और तो गोरे अंग्रेजों ने भी इस देश के ऊपर 200 साल तक शासन किया, बांटो और काले अंग्रेज पिछले 68 साल से शासन कर रहे हैं, बांटो और। ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बांटो और अनाज करो की राजनीति को खत्म करना और मुद्दों की राजनीति को। तो बात समझ में आ गई आपकी? अगर मुद्दों की राजनीति आप नहीं करेंगे
तो बांटो और राज करो की राजनीति पर आपके ऊपर हमेशा थोड़ा बरसाया जाता रहेगा।